अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ठीक है यार, जब नींद आने लगे तो मुझे जगा देना। सरदार उठकर अपने थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। सरदार लड़ने के चंद ही लम्हों बाद सो गया था। दिन भर की भाग दौड़ के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बैठे हुए जाने कौन से ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। माहीन की बेवफाई, जेनिफर का दोगलापन, रोमाना की बेवकूफ़ी, अब्बू जान की बहू और बच्चे की ख्वाहिश, फूफो जान अपने मौजूदा हालात, अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाने वाला उस्ताद सादिक, मुझे स्नैपर और हथियारों की समझ बूझ अता करने वाला राव तस्वुर, उस्ताद उम्र दराज अपना यार अवैस, और फिर अजीब व गरीब किरदार की मलिक पलवशा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि फिजाओं का सीना चीरती हुई अजान की पुरनूर आवाज़ मेरे कानों तक पहुँची। गरम चादर अपने बदन के गिर्द लपेटता हुआ मैं गार से बाहर निकल आया। पानी की चारों खाली बोतलें भी मैंने हाथ में पकड़ ली थीं। 600-700 गज के फासले पर चश्मा मौजूद था। ठंडे पानी से वुदू करके मैंने बोतलें भरी और गार में वापस लौट आया। आग कब की बुझ चुकी थी। सरदार के लड़ने के बाद मैंने आग जलाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। इस वक्त अच्छी खासी खुनकी महसूस हो रही थी। चूल्हे में लकड़ियां रखकर मैंने लेटर से आग जलाई और चादर बिछाकर नमाज अदा करने लगा। नमाज भी अजीब शान वाली इबादत है। लगता है इंसान ने अपने रब से मुलाकात कर ली हो। सारी दुनिया से अपना दुख दर्द छुपाने वाला इंसान अपना एक एक गम, कमी, परेशानी अपने रब की बारगाह में बयान करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता। मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी मुसीबतें अपने मालिक के हुजूर रख दी। चादर झाड़ कर मैंने थैले पर रखी और चाय बनाने लगा। उसी वक्त सरदार की नींद से बोझल आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। क्या टाइम हुआ है? अगर कोशिश करो तो नमाज पढ़ सकते हो। मुझे जगाया क्यों नहीं? स्लीपिंग बैग की जंजीर खोलकर वो बाहर निकल आया। नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं नमाज पढ़ लूँ, कहते हुए वो गार से निकल गया। उसकी वापसी तक मैं चाय बनाकर पी भी चुका था। वो नमाज चश्मे के किनारे ही पढ़कर लौटा था। अपने लिए गिलास में चाय डालकर उसने थैले से बिस्कुट निकाले और नाश्ता करने लगा। अब क्या इरादा है? बिस्कुट को दांतों से काट कर उसने चाय का बड़ा घोंट लिया। चाय पीकर निकलते हैं, ताकि धमाके होने के बाद हम इस इलाके से काफ़ी दूर जा चुके हों। ठीक है। असबात में सर हिलाते हुए उसने सोई हुई पलवशा को आवाज़ दी। पलवशे। जी भैया। स्लीपिंग बैग से बरामद होते हुए उसने अंगड़ाई लिया। मैं उसके बदन से नज़र चुराकर गार से बाहर देखने लगा, जहाँ सूरज तलू हो रहा था। सरदार ने पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, मुँह हाथ धो लो। पानी की बोतल लेकर वो लंगड़ाते हुए गार से बाहर निकल गया। इस लंगड़ाहट में भी एक खास किस्म की रवानी नजर आ रही थी। मर्दाना कमीज उस पर काफ़ी खुली थी, लेकिन वो बेढंगा लिबास भी उसकी खूबसूरती को नहीं गहना सका था। यह कहना बेजाना होगा कि वो लिबास किसी भी फैशनेबल लिबास से ज़्यादा उस पर जच रहा था। हाथ मुंह धोकर वो अंदर आई और मेरी चादर उठाकर चेहरा खुश करने लगी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वैसे इतना इखलाक इंसान में होना चाहिए कि किसी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले मालिक से इजाज़त मांग ले। हाँ, ये है ना रेशम व कम ख्वाब की चादर कि यूँ बब्तियाँ कस रहे हो, और बिलफर्ज मैंने ये गंदी चादर इस्तेमाल भी कर ली थी तो तुम्हें ही इखलाक का मुजाहरा कर लेना चाहिए था। यह कहते हुए वो सरदार को मुखातिब हुई, सरदार भाई, अगर पानी की और बोतल मौजूद है तो मैं दोबारा हाथ मुंह धोना चाहूँगी। पलवशे, बेवकूफ़ों की सी बात ना करो और चाय पियो। अगर चाय उसने बनाई है तो मुझे न बताना, वरना मैं नहीं पी सकूँगी। यह कहकर वो चौकी के करीब आकर बैठ गया। उसने चुप रहना तो सीखा ही नहीं था। अजीब, बदमिजाज, झगड़ारू और बतूनी लड़की थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं ये भी कह देता कि वो चाय मैंने बनाई है, तब भी वो चाय पीने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती। सरदार ने चाय का गिलास भरकर उसकी जानिब बढ़ाया और साथ 3-4 बिस्कुट भी उसके हाथ में पकड़ा दिए। आम बिस्कुटों के बरक्स ये काफ़ी मोटे और लंबे बिस्कुट थे। 3-4 बिस्कुट खाकर आदमी पूरा दिन मजीद खाए कुछ बगैर आराम से गुजार सकता था। चाय में डबोकर बिस्कुट खाते हुए उसके जबड़ों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सारे बिस्कुट खा गया।
اس کے چائے پینے تک ہم اپنا سامان سمیٹ کر سفری تھیلوں میں ڈال چکے تھے۔ قبیل خان کے آدمیوں سے چھینی ہوئی فولڈنگ بڈ کی کلاشن کوفیں بھی ہم نے تھیلوں ہی میں ڈال لی تھیں۔ پلوشا کی کلاشن کوف اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سردار نے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، فی الحال تو تمہاری مہمان ہوں۔ میں نے بھی پھر کر کہا، ایسا سوچنا بھی مت، میں سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا کرتی، جو کرنا ہو کر گزرتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے تم سے نہیں پوچھا، میں اپنے بھائی کو بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ۔ میں ڈریگنو ریفل کندھے پر اٹھا کر چل پڑا۔ سردار نے لجاجت بھرے لہجے میں مجھے آواز دی، یار راجی، بات تو سنو۔ میں نے رک کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، جی خان صاحب۔ وہ ملتجی ہوا، انگور اڈے تک تو یہ ہمارے ساتھ جا سکتی ہے نا؟ اس نے اردو میں بات کی تھی، اس لیے میں بھی اردو ہی میں جواب دیا، ہم انگور انڈے نہیں جا رہے۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرانی دری رغزئی۔ سردار نے کہا، تو یہ وہاں تک چلی جائے گی۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں سے اس کی مرضی، جہاں جانا چاہے۔ تم کسی مستند ڈاکٹر سے میرا علاج کرو گے، مجھے نیا لباس خرید کر دو گے، اس کے بعد شاید میں تمہاری جان چھوڑ دوں۔ اس کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اردو زبان زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جانتی ہے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، لیکن اس نے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت ہی نڈر، بے باک اور بے پرواہ انداز کی مالک تھی وہ۔ یقیناً کم عمری میں ہی اس نے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ایک مشورہ تھا سردار بھائی۔ غار سے نکلتے ہوئے وہ سردار کو مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز بہرحال اتنی اونچی ضرور تھی کہ میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ سردار نے کہا، بولو۔ یہاں سے رغزئی کا فاصلہ قریباً 20-22 کلومیٹر ہوگا اور تمام راستہ پہاڑی ہے۔ شاید شام کی اذان ہمیں راستے میں ہی ہو جائے۔ اس کے برعکس انگور اڈے کا فاصلہ 5-6 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، اور وہاں سے رغزئی کے لیے ویگن وغیرہ بھی مل جائے گی۔ اس کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یوں بھی وہاں سے رغزئی جانے کا ارادہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میری نظر میں انگور اڈے کے مقابل رغزئی نزدیک تھا۔ انگور اڈا 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آتے وقت ہمیں 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پلوشا کی بجائے میں سردار کو مخاطب ہوا۔ پلوشا سے بات کرتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے پلوشا کی جانب دیکھنے لگا۔ تم لوگ کھڑکلے والی سڑک پر چل کر آئے ہو گیا، وہ گاڑی کا راستہ ہے، ورنہ پیدل جانے کے لیے 5-6 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ کس طرف جانا ہوگا؟ اس مرتبہ بھی میں سردار ہی کو مخاطب ہوا تھا۔ وہ سردار کے پوچھنے کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کی ذہن نما ایک پہاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہمیں اس پہاڑی کے دائیں کنارے کی سیدھ لینا ہوگی۔ میں کوئی تبصرہ کیے بغیر مطلوبہ جانب مڑ گیا۔ وہاں تک ہمیں 1.25 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہی اس نے کہا، پہاڑی کی دائیں ڈھلان پر ہو کر آگے بڑھتے جاؤ، پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ڈھلان عبور کر کے ہم ایک نالے میں اتر گئے۔ 20-25 منٹ اس نالے میں چلنے کے بعد وہ نالا انگریزی کے حرف وئی کی طرح 2 شاخوں میں بڑھ گیا تھا۔ بائیں جانب نالے کے سنگم پر مجھے رکتے دیکھ کر اس نے بآواز بلند پکارا۔ اس وقت سردار میرے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہم سے چند قدم پیچھے چلتے ہوئے شاید کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ راجے، ایک بات کہوں؟ سردار نے میرے قریب آ کر کہا۔ اس سے پہلے ہم ڈی بلاک جا کر وہاں سے بیرٹ M107 کو لانے کی کوئی بات کر رہے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ میجر اورنگزیب نے اب تک اس کا ایمونیشن منگوا لیا ہوگا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے نہ کہنے سے تم نے کون سا بازا جانا ہے؟ مجھے لگتا ہے پلوشا تمہاری ذات میں خاصی دلچسپی لے رہی ہے۔ خان صاحب، پہلی بات یہ کہ تمہارا ذہنی خلیجان ہے، اور دوسرا اس کے بعد میں تمہارے منہ سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہ سنوں۔ اس میں مرچیں چبانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسے اپنا لو۔ سردار کو میری بات خاصی محسوس ہوئی تھی۔ عورت ذات میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے، اس کا اندازہ تمہیں اب تک نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، چھوڑو اس موضوع کو۔ یوں بھی تم میں پہلے والے ہنس مکھ اخلاقیت اور ٹھنڈے مزاج والے ذیشان کی کوئی بات ہی باقی نہیں رہی۔
मैं जा रहा हूँ, अपने बाजी साहब को साथ लेते आना, इखलाक से यारी लहजे में कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। इसके बाद अंगूर अड्डे तक मेरे करीब नहीं आया था। वो और पलव शाह 20-25 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चलते रहे। वो नाला बतदरीज गहराई में उतरता चला गया। नाले के इख्तिताम पर पहाड़ी ख़त्म हो रही थी और किलोमीटर भर के फासले पर अंगूर अड्डे की आबादी नजर आ रही थी। बिलाशुबा पलव शाह में निहायत मुख्तसर रास्ते से वहां तक ले आई थी। घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो 10 बजते दिखाई दिए। आबादी शुरू होते ही वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ गया। मुसलसल चलने की वजह से पलव शाह की चाल में भी लंगड़ाहट कम हो गई थी। कमांडर नसरुल्ला खान खोजल खेल की बैठक में जाएंगे? सरदार ने मेरे करीब आते ही पूछा। जी हाँ, और मोहतरमा को अब खुदा हाफिज कह दो। अगर मैं सिफारिश करूं कि सुबह तक ये हमारे साथ ही रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी फिर गया था। सरदार ने दुख भरे लहजे में कहा, यार मेरा इतना हक नहीं बनता कि मुंह बोली बहन को 1-2 रातें अपने साथ रख लूँ। मुझे एहसास हुआ कि पलव शाह के बारे मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त रवैया रख लिया था कि उसकी दुश्मनी में सरदार की दोस्ती को भी पसे पुश्त डाल रहा था। ठीक है, अगर तुम वैसे रहो तो सुबह तक आखिरी हद है। इसके बाद अगर तुमने इसरार किया तो मैं खुद चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। वो हमारी गुफ्तगू से अनजान बनी दाएं बाएं का जायजा ले रही थी। कमांडर नसरुल्ला खान खोजल खेल की बैठक की तरफ जाते हुए उसने सरदार से चादर लेकर मफलर की तरह अपने चेहरे के गिर्द लपेट ली थी। मुझे लगा वो किसी से अपनी शिकल छुपाना चाह रही है। उसका अंदाज मुझे काफ़ी मशकूक लगा था, लेकिन मैंने कुछ कहने से गुरेज किया था। बैठक को ताला लगा था, जिसकी एक चाबी हमारे पास थी। ताला खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा कुंडी करते ही उसने चेहरे के गिर्द लपेटी चादर खोल लिया। सरदार ने कहा, मेरा ख्याल है कमांडर नसरुल्ला को तकलीफ देने की बजाय बाजार से खाना मंगवा लेते हैं। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। अगर उसे मालूम हो गया तो बहुत बुरा मनाएगा। तो उसने सवालिया अंदाज में कहा, तो ये कि उसे बुला लेते हैं। यह कहकर मैंने बैठक से बाहर निकलकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खोलने वाला वो खुद था। पुरतपाक मुआनके के बाद उसने मेरी खैर खैरियत पूछी। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ख्याल है खाना ले आऊँ? जी हाँ, अगर तैयार है तो। बिल्कुल तैयार है, उसने कता कलामी करते हुए कहा। अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। खुश आमदीद, मेरी खुशकिस्मती, उसने खुशी का इजहार किया। बैठक में आकर मैंने सरदार को कमांडर नसरुल्ला खान की आमद का बताया। पलव शाह ने एक मरतबा फिर चेहरे के गिर्द चादर लिपेट लिया। मेरी तरह सरदार को भी उसका यह फ़ेल अजीब लगा था। वो पूछे बिना नहीं रह पाया था। चेहरा छुपाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोली, क्योंकि कमांडर नसरुल्ला खान मेरा उस्ताद है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पहचान ले। उस्ताद? सरदार के लहजे में हैरानी थी। लंबी कहानी है, पलव शाह ने जवाब देने से गुरेज किया था। उसी वक्त कमांडर खाने के बर्तन लिए नमूदार हुआ। पलव शाह नजरें झुकाकर नीचे देखने लगी। सरदार से हाथ मिलाकर कमांडर नसरुल्ला ने उसकी जानिब भी हाथ बढ़ा दिया था। उससे हाथ मिलाते हुए भी पलव शाह ने अपनी नजरें झुकाई रखी थीं, लेकिन कमांडर नसरुल्ला ने इस बात पर ध्यान दिए बगैर कहने लगा, आप लोग खाना खाएं, मैं कहवा लेकर आता हूँ। मैंने कहा, आप भी हमारे साथ शामिल होना। नहीं, मैं खा चुका हूँ। दिन का खाना मैं 10 बजे तक खा लेता हूँ, कहकर वो बाहर निकल गया। पलव शाह के जबड़ों में अभी तक दर्द हो रहा था। वो बमुश्किल आधी रोटी चबाकर पीछे हो गई। सरदार को भी मालूम था कि उसने खाने से क्यों हाथ खींचे हैं। खाम खा की बदमदगी से बचने के लिए उसने पलव शाह से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। हमारे खाना खाने तक कमांडर नसरुल्ला कहवा लेकर आया था। हमारे लिए प्यालों में कहवा उंडेल कर उसने बर्तन समेटे और दोबारा बाहर निकल गया। उसके वापस आने तक हम कहवे की प्यालियाँ खाली कर चुके थे। उसने पूछा, कुछ और चाहिए हो? उसके अंदाज से जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पलव शाह को पहचान गया है, इसलिए वो उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। अब ये बात मुझे वाज़ेह नहीं थी कि आया वो पलव शाह को बतौर पलू खान पहचानता है।
या वो उसकी पलवशां वाली असलियत से वाकिफ़ है। अगर वह मौखर ज़िक्र असलियत से वाकिफ़ होता तो कभी भी उससे हाथ न मिलाता। नहीं कुछ चाहिए तो नहीं, अलबत्ता ये अपने साथ लेते जाएं। मैंने अपने और सरदार के थैलों से कलाशन कोफे निकाल कर उसकी जानेब बढ़ा दिए। वो मुस्तफसर हुआ, इनका क्या करना है? ये माल गनीमत है, हमने कबील खान के आदमियों से छीना है। मजीद कमांडर अब्दुल हक से पूछ लेना। समझ गया। तीनों हथियार और कांवे के बर्तन उठाकर वो बैठक से निकल गया। मुझे तो सख्त नींद आ रही है। चारपाई पर लंबा होते हुए मैंने सरदार को कहा, अगर तुमने भी लेटना है तो दरवाज़ा अंदर से कुंडी कर देना। सरदार ने कहा, नहीं, हम ज़रा बाजार तक जा रहे हैं। ठीक है कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों में मैं गहरी नींद सो गया था। मेरी आंख दरवाज़ा खुलने की वजह से खुल गई थी। इससे पहले कि मैं उठकर आने वाले का जायजा लेता, मेरे कानों में सरदार की आवाज़ पड़ी। वो पलवशां को कोई बात कह रहा था। उठने का इरादा तर्क करके मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं। आपका दोस्त तो अभी तक नहीं जागा। चारपाई के चिरचिराहट के साथ पलवशां की आवाज़ उभरी। सारी रात जागता रहा है, 5-6 घंटे तो सोएगा ना। सारी रात क्यों जागता रहा? पलवशां की आवाज़ में हैरानी थी। मालूम नहीं, सरदार ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा भैया, मेरी दरख्वास्त पर गौर किया कि नहीं? देखो पलवशे, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें बता चुका हूँ। अगर यह मुमकिन होता तो मुझे भला क्या मसला था? इसमें नामुमकिन की क्या बात है? अगर आप कहें तो मैं आपके दोस्त से बात कर लेती हूँ, बल्कि मैं कबील खान की मौत के बाद इसे कत्ल करने का इरादा भी मुलतवी कर दूंगी। सरदार ने उसे झड़का। तुम्हारी इन्हीं बातों से वो चिढ़ता है। भाई यकीन करो, मेरी वजह से आप लोगों को सहूलत ही मिलेगी। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करूँगी। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि कमांडर नसरुल्लाह तुम्हारा उस्ताद कैसे हो गया? सरदार ने उसके इसरार से तंग आकर मौजू तब्दील करने की कोशिश की। भाई कहा तो था कि लंबी कहानी है। पलवशां ने इस मौजू से पहलू तय करना चाहिए, तो मुख्तसर करके सुना दो। सरदार मिसर हुआ। अबू जान कबील खान का लश्करी था। उस वक्त कबील खान असले और मनशियात की स्मगलिंग करता था। एक दिन उस खबीस की नज़र मेरी बड़ी बहन पर पड़ी। वो उस वक्त 17 साल की थी और खुद से 4 साल छोटे भाई के साथ बकरियां चरा रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही कबील खान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मेरी बहन को पकड़कर गाड़ी में डाल लें। 2 आदमियों ने मेरी मासूम बाजी को पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में घुसेड़ दिया। भाई उस वक्त थोड़ी दूर खड़ा था। बाजी को बचाने के लिए वो दीवानावार भागा। उसके करीब पहुंचने तक गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उसने चलती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, मगर एक जालिम ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। हमारी बदकिस्मती के नीचे गिरते हुए भाई का सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इससे पहले एक मोटर सवार ने देखा, जो हमारे गांव से गुजरकर अंगूर अड्डे की तरफ जा रहा था। भाई का लहूलुहान जिस्म देखते ही वो लोगों को इतला देने के लिए वापस पलटा, मगर जब तक लोग उसके पास पहुंचते वो बाकी नहीं रहा था। अबू जान उस वक्त पंजाब गए हुए थे। घर में मैं और अम्मी जान अकेली थीं। लोग जब भाई की लाश उठा कर ले तो घर पर गोया क़यामत टूट पड़ी। भाई की मौत के साथ हमें बाजी के गायब होने की फ़िक्र खाई जा रही थी, और ये फ़िक्र अबू जान की वापसी से पहले एक और क़यामत की सूरत में ज़ाहिर हुई। भाई की मौत के चौथे दिन हमें बाजी की लाश भी मिल गई। इस तरह के मरने से पहले वो कई अफराद की दरिंदगी का शिकार हुई थी। अबू जान वापस आया तो कई दिन तक इस सदमे से बाहर ना आ सके। इसके बाद उन्होंने कातिल की तलाश की कोशिश शुरू कर दी। कबील खान के मुहफ़्ज़ों में अबू जान का एक दोस्त शामिल था। उसने अबू जान को असल वाक़ये की इत्तला दे दिया। यूँ भी अबू जान को पहले पहले से कबील खान पर शक था, क्योंकि उसकी दरिंदगी का शिकार होने वाली बाजी पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले भी कई लड़कियां उसकी हवस की भेंट चढ़ चुकी थीं। जवान बेटे की मौत और मासूम बेटी के साथ होने वाली दरिंदगी भरे सलूक ने अबू जान को कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो कलाशनकोफ उठाकर कबील खान के खिलाफ चढ़ दौड़े, मगर वो खबीस तैयार था। उसके मुहफ़्ज़ों ने अबू जान को उस तक पहुंचने के लिए ज़िंदा न छोड़ा, और यूँ हमारा भरा परा घर एक जालिम की हवस का शिकार हो गया। मैं उस वक्त 9 साल की थी। मुझसे 2 छोटे भाई पैदा होने के साथ ही फौत हो गए थे।
گویا ابو جان کی واحد وارث میں تھی۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بھی امی جان امید سے تھیں۔ ہم علام خیل چھوڑ کر اپنے رشتے کے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ان کا تعلق تحریک طالبان سے تھا۔ تحریک طالبان سے میری مراد مجاہدین طالبان سے ہے۔ اس وقت تک نقلی اور دہشت گرد طالبان ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ماموں جان جو امی جان کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن انہوں نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا۔ امی جان نے ماموں جان سے درخواست کی کہ مجھے اس قابل بنا دیں تاکہ میں اپنے بھائی بہن اور باجی کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ امی جان کی واحد امید میں ہی تھی۔ گو چند ماہ بعد اللہ پاک نے مجھے ایک اور بھائی کے تحفے سے بھی نوازا تھا، مگر وہ ابھی تک 8 سال کا بچہ ہے۔ ماموں جان نے صاف انکار کر دیا کہ مجاہدین کے کیمپ میں کسی لڑکی کو تربیت نہیں دی جاتی۔ تب امی جان نے التجا کیا کہ وہ مجھے لڑکے کے روپ میں ساتھ لے جائیں۔ ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم ایسا نہیں تھا کہ ماموں جان امی جان کی التجا ٹال سکتے۔ وہ مجھے لڑکا بنا کر ساتھ لے گئے۔ ابو جان، باجی اور بھائی کی موت نے مجھے بھی سراپا انتقام بنا دیا تھا۔ میں لڑکا بن کر تربیت حاصل کرتی رہی۔ وہاں ہمیں دینوی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کی تربیت بھی دی گئی۔ کمانڈر نصر اللہ صاحب بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ آپ ہمیں مختلف قسم کے ہتھیاروں کی تربیت دیتے تھے۔ پچھلے 2-3 سال سے میرے اندر بتدریج جیسی جسمانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگیں کہ میرا مردوں کے درمیان رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے جسمانی خطوط چھپانے کے لیے مجھے کھلے لباس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہاتھا پائی کی تربیت سے بھی میں اعتراض برتنے لگی تھی، اور اب 3 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں نے مجاہدین کا کیمپ چھوڑ کر گھر آ گئی ہوں۔ وہ خبیث اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، جبکہ میں اس کے خلاف اکیلی ہوں۔ لڑکے کے روم میں میں نے اس کے 2-3 قریبی محافظوں سے دوستی گانٹھ لی ہے۔ انہیں کی وساطت سے مجھے اس خبیث کے بارے تھوڑی سی معلومات مل جاتی ہیں۔ مجاہدین کے پاس سے آنے کے بعد سے میں مسلسل کسی موقع کی تلاش میں ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مضبوط سہارا سمجھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ کم از کم قبیل خان کی دشمنی کی مضبوط وجہ ہمارے درمیان مشترک ہے۔ مکمل تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں وہ اپنی پرانی درخواست کو دہرانا نہیں بھولی تھی۔ سردار نے بینی خیز لہجے میں پوچھا، ہماری قبیل خان سے دشمنی کی وجہ معلوم ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں کہا۔ یوں بھی میں وجوہات کی تلاش میں وقت برباد نہیں کرتی۔ سردار نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق پاک آرمی سے ہے، اور قبیل خان ایک دہشت گرد ہے۔ اس کے تعلقات ملک دشمن عناصر سے بھی ہیں۔ ہماری اور اس کی دشمنی کی واحد وجہ یہی ہے۔ کیا؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی بھری ہوئی تھی۔ کہیں آپ دونوں وہی تو نہیں جنہوں نے پچھلے دنوں قبیل خان کے 2 درجن سے بھی زیادہ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے ساتھ اس کے سب سے اہم کمانڈر روشن خان کو بھی لنگڑا کر دیا؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ بتایا تو ہے، اس کے چند قریبی آدمیوں سے بھی تھوڑی دوستی گانٹھ رکھی ہے۔ گو وہ بھی میری شکل و صورت کی وجہ سے نرم رویہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے کچھ نہ کچھ راز اگلوا لیتی ہوں۔ اور جہاں تک قبیل خان کی حالیہ ہزیمت کا تعلق ہے تو اس سے تو عام لوگ بھی واقف ہیں، خاص کر ایس نے جو روشن خان کو زندگی کی بھیک دی تھی، اس کا تو بہت چرچا ہوا ہے۔ یقیناً ایسے صاف ہی ہوں گے، اس نے آخری فکرہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا دوست ایس ہے۔ ایسا کہتے ہوئے سردار کے لہجے میں شامل فخر کا مادہ اس کے مخلص ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اسے اپنے دوست پر فخر تھا۔